तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के स्टार्टिंग में थंबनेल्स में देख लिया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज ये टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्लास 10th, और ये चैप्टर फर्स्ट का है। ओके, और ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये जितने भी एग्ज़ाम अब तक हुआ है 10th में मैट्रिक बोर्ड फाइनल में, हर एग्ज़ाम में ये मतलब बार बार ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन इससे ज़रूर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहता है मैंने थंबनेल्स में लिखा भी है, इसमें दिखता होगा कि हम लोग किसी भी दो संख्या का, किसी भी दो नंबर का, जिसको हम लोग पूर्ण धनात्मक संख्या भी कह सकते हैं, किसी भी दो पूर्ण धनात्मक संख्या का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके मासा यानी कि एसएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और उसको स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का जो बेसिक नॉलेज है, ठीक है, इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है पहले हम लोग वो सीख लेते हैं, सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि देखते हैं अब ये जो चैप्टर हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर तो नहीं है, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 वर्ड यूज़ किया गया है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, और हम हर वीडियो में बार बार कहते हैं कि कोई भी टॉपिक अगर पढ़ो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ का हो, सोशल साइंस का हो, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, उसमें कौन कौन से वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं। मेनली क्या होता है कि हमेशा किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता या फिर दिक्कत होता है, इस वजह से क्योंकि उसको पार्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में पता नहीं होता है। उसका हो सकता है मीनिंग पता नहीं हो, या फिर उसके बारे में जानकारी नहीं हो कि आखिर वो वर्ड है क्या। ठीक है, तो क्या होता है कि उसके वजह से पूरा का पूरा सेंटेंस जो होता है, पूरा का पूरा पैराग्राफ समझ में नहीं आता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी पैराग्राफ पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी पॉइंट्स को अगर समझना है, सबसे आसान है कि उसके हर एक वर्ड, जितने भी उसमें वर्ड शामिल हैं, उन हर एक वर्ड के बारे में समझो। ठीक है, कि उसमें कौन कौन से वर्ड शामिल हैं और उनके बारे में हमको पता है या नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि अगर जब वो पता हो जाएगा, जब उसकी जानकारी हो जाएगी, मालूम हो जाएगा, तो फिर आई थिंक हमको नहीं लगता है कि पूरा का पूरा पैराग्राफ समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि ये हमारा मातृभाषा है हिंदी, और हम लोग शुरू से हिंदी समझते आए हैं। ठीक है, और सब कुछ हम लोग हिंदी में पढ़ भी रहे हैं, तो फिर हिंदी में हम लोग समझ क्यों नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है कि हम उस वर्ड को समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हर एक पार्टिकुलर जो भी वर्ड यूज़ किए जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, तो उसके पार्टिकुलर वर्ड को कोशिश किया करो समझने का। जैसे इसमें 3 वर्ड यूज़ किया गया है, यूक्लिड विभाजन एंड एल्गोरिदम। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस वाले से हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को। उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे हम किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का मासा इस विधि से, इस प्रक्रिया से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो टॉपिक है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है, इसका सबसे पहला वर्ड है यूक्लिड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं, फिर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूक्लिड क्या है। किसी टॉपिक किसी वैज्ञानिक का नाम है, किसी गणितज्ञ का नाम है, कोई मैथ का कोई ऐसा फार्मूला है, क्या है। ठीक है, तो आखिर ये है क्या। तो ये जो यूक्लिड है, ये यूनान एक जगह का नाम है, आपने सुना होगा यूनान का नाम। ठीक है, प्राचीन यूनान के, प्राचीन का मतलब अगर पता है तो अच्छी बात है, प्राचीन मतलब होता है पुराना। ठीक है, पहले तो प्राचीन यूनान के सबसे महान एक गणितज्ञ थे। क्या थे वो? एक गणितज्ञ थे। ठीक है, गणितज्ञ किसे कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में मैथमेटिशियन भी कहते हैं। ठीक है, गणितज्ञ कहा जाता है, ये समझ में आ गया होगा। प्राचीन यूनान, पुराना यूनान। ठीक है, यूनान एक जगह का नाम है, एक कंट्री का नाम है, एक देश है। वहाँ के एक महान गणितज्ञ थे यूक्लिड, एक मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन या फिर गणितज्ञ कहते किसे? जैसे हिंदी में वैज्ञानिक आपने सुना होगा, समझा भी होगा कि वैज्ञानिक किसे कहते हैं? जो विज्ञान से रिलेटेड होता है, या किसी पदार्थ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, अध्ययन करते हैं, उसके बारे में शोध करते हैं। ठीक है, खोजबीन करते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके ऊपर, तो उन्हें वैज्ञानिक कहते हैं, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। ठीक है, विज्ञान
के बारे में अध्ययन करने वाले को। उसी तरीके से मैथ में जो भी मैथ के बारे में जो अध्ययन करते हैं, मैथ के फॉर्मूले बनाते हैं, मैथ को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक नए नए कथन देते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं गणितज्ञ या फिर मैथमेटिशियन। तो उन्हीं में से ऐसे बहुत सारे गणितज्ञ रह चुके हैं, ठीक है, ये मैथ के ऊपर अपने बहुत से योगदान दिए हैं, जिसकी वजह से आज हम मैथ को समझ पाते हैं या फिर मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, उन्हीं की देन है। उनमें से एक ही थे हमारे महान गणितज्ञ यूक्लिड, जो कि यूनान के रहने वाले थे, प्राचीन यूनान के रहने वाले थे, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इन्हें ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है, ज्यामिति का जनक कहा जाता है इन्हें। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है ना, फॉर जीके के पर्पज़ से भी, कि ज्यामिति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो यूक्लिड को कहा जाता है, ठीक है। यूक्लिड का एक और भी नाम है, उन्हें यूक्लिडिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यूक्लिडिस। तो इसे याद रखना है, कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी, इन्हें हम यूक्लिडिस भी कहते हैं, ठीक है ना, उनका नाम है यूक्लिडिस या फिर यूक्लिड। तो इन्हें ज्यामिति का जनक यानी कि फादर ऑफ ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री, इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। ज्योमेट्री एक मैथ का हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है। फादर ऑफ ज्योमेट्री इन्हें कहा जाता है, ज्योमेट्री का जनक, क्योंकि इन्होंने ज्योमेट्री के ऊपर बहुत से शोध किए, बहुत से फॉर्मूले बनाए, बहुत से कथन दिए, स्टेटमेंट दिए, ठीक है, जिसके ज़रिए हम आज क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन को, ज्योमेट्री लेवल्स का जो भी क्वेश्चन आता है हम उसको सॉल्व करते हैं या फिर सिर्फ उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसलिए उन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाना, क्योंकि यूं ही किसी को फादर ऑफ किसी भी खास टॉपिक का जनक नहीं कहा जाता है, ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई राज है, ठीक है, बहुत बड़ा बलिदान है उसके पीछे, इसीलिए सभी को ऐसा नहीं कहा जाता है। तो जाहिर सी बात ये हम समझ सकते हैं कि यूक्लिड का ज्योमेट्री के ऊपर कितना बड़ा योगदान उनका देन होगा, ठीक है, कितना बड़ा देन होगा उनका इस टॉपिक के ऊपर, इस मैथ के एक अलग से टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है, ज्योमेट्री का जनक कहा जाता है। इनकी एक फेमस बुक थी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है ना, और ये इसलिए भी इनका नाम, उस बुक का नाम था एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स नामक उनकी एक पुस्तक थी जो उन्होंने लिखी थी, और वो खासकर ज्योमेट्री के ऊपर ही थी, यानी कि इस पुस्तक में, ठीक है, ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो प्रूविंग हो या फिर किस तरह का फॉर्मूला हो, कहने का मतलब पहली बात तो ये गणितज्ञ थे, तो मैथ के ऊपर उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ख़ास करके क्या था कि उन्हें उनका जो पकड़ था, जो उनका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक था वो था ज्योमेट्री, ठीक है। और उनके एक बुक में एलिमेंट्स नामक एक उनकी एक पुस्तक थी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई, फेमस हुई, ठीक है। इस पुस्तक में बहुत सारे ऐसे ज्योमेट्री के ऊपर, ठीक है ना, बहुत सारे उन्होंने फार्मूले बनाए, ठीक है ना, जैसे हम लोग बहुत सारे प्रूफ करते हैं, उसको सिद्ध करते हैं, या कभी कभी पहले से सिद्ध हुए तथ्य को, ठीक है ना, बहुत सारे फार्मूले को, कथन को हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एक फार्मूला है पाइथागोरस, तो पाइथागोरियन ने बनाया था, ठीक है ना, वो भी एक गणितज्ञ थे। तो उनका कैसे हम यूज़ करते हैं अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, या फिर समकोण त्रिभुज के भुजाओं को ज्ञात करने में, उसी तरीके से इनका भी एक बुक था एलिमेंट्स, उसमें उन्होंने बहुत से ऐसे कथन दिए, बहुत से, जिसमें एक ज्योमेट्री के ऊपर बहुत सा उनका उसमें लिखा था, ठीक है, उनका देन था। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाने लगा, या फिर उनका जो बुक छपी थी वो काफ़ी उस वक्त फेमस हुई थी। और आज भी हम लोग, मतलब उस वक्त से लेकर अभी तक, हम मैथ में इन्हीं के बनाए हुए बहुत से कथन को यूज़ करते हैं, बहुत से तथ्य को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये था यूक्लिड के बारे में छोटी सी जानकारी, जितना हमें पता था उतना हमने बता दिया हो। अगर कुछ गलती बताया हो या फिर हो सकता है कि हम कुछ नहीं बता पाए हैं तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसके बाद हमारा है विभाजन। तो विभाजन बताने लग ज़्यादा कुछ है नहीं, विभाजन का मतलब होता है बांटना, ठीक है, भाग देना। भाग का आप नाम सुना होगा, भाग देना, किसी भी नंबर को बांटना, ठीक है, उसको हम विभाजन कहते हैं। एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम के साथ साथ एक टॉपिक और हम बताना चाहेंगे। आपने सुना होगा नाम लेमा के बारे में, इसको हम लेमा कहते हैं। लेमा अगर नहीं सुना होगा तो इसका एक और नाम है, ठीक है, प्रमेय का, ठीक है, आपने सुना होगा प्रमेय।
जैसे एक नाम है ना, पैथागोरस प्रमेय, ठीक है। प्रमेय को हम इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं। तो प्रमेय को लेमा कहते हैं, सॉरी, ठीक है, लेमा या फिर प्रमेय। देखो ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? अगर हम लोग एल्गोरिदम की बात करें या फिर प्रमेय की बात करें, तो एल्गोरिदम और प्रमेय में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, लेमा क्या है कि हमको एक बना बनाया, ठीक है, एक बना बनाया कथन, एक बना बनाया हमको एक कथन मिल जाता है, ठीक है। कथन का मतलब है जैसे फॉर्मूला, कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है, जिसका यूज़ हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पैथागोरस की, तो पैथागोरस जो थ्योरम है, पैथागोरस जो प्रमेय है, ठीक है, लेमा है, वो क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमको बना बनाया मिल चुका है, हम इसका यूज़ करते हैं किसी अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जैसे एक फार्मूला हम लेते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्यों होता है ये हम नहीं जानते हैं, बस हम लोग फार्मूला यूज़ कर देते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। ये हम लोग कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमने लंबाई इंटू चौड़ाई क्यों होता है, ठीक है। या फिर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अब ये फार्मूला बना कैसे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई क्यों आया, कैसे आया, इस पर तो हम लोग कोशिश नहीं करते जानने की। तो ये जो हमको मिला तथ्य, ठीक है, ये जो हमको एक मिला, इसी का हम लोग यूज़ करते हैं। इस तरह के बहुत से कथन हैं, बहुत से फार्मूला हैं, ठीक है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं किसी दूसरे फार्मूला को, दूसरे क्वेश्चन को प्रूफ करने में, साबित करने में, या फिर सॉल्यूशन करने में। उसे प्रमेय कहते हैं। जो हमको एक बना बनाया पहले से कथन होता है, जिसकी सहायता से हम दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। और एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम का हम इस तरह से कह सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। समझ में आ रहा है ये क्या कहना चाह रहे हैं? हम किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अचानक तो ऐसा नहीं होता है कि अगर एक लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसके दूसरे लाइन में हम आंसर लिख दें। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, कहीं भी नहीं करते हैं, क्योंकि तो होता क्या है कि जो भी क्वेश्चन मैथ में होता है तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब सॉल्व करने में चाहे वो 2 लाइन लगे, 3, 4, 5, कभी कभी 1 पेज का हो जाता है, कभी कभी 2 पेज का होता है। तो उस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने के लिए हमने जो प्रोसीजर मतलब होता है नियम, तरीका, जो भी हमने जो प्रक्रिया किया, तो उस क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व करने के लिए जितने भी हमने प्रक्रिया अपनाया, जितने भी हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो किया, ठीक है, इसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को कहा जाता है एल्गोरिदम। आई थिंक समझ में आ गया होगा दोनों। लेमा क्या है कि एक बना बनाया हमको एक कथन मिल जाता है, जैसे पैथागोरस, उसका हम उस कथन का यूज़ करते हैं किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए। और जबकि एल्गोरिदम किसी कथन के बारे में नहीं है। हो सकता है कि हम जिस कथन को सॉल्व कर रहे हैं तो उस कथन को, उस प्रूविंग को सॉल्व करने में जब हम जितने लाइन का यूज़ करते हैं, सिंपल ईजी अगर शब्द में समझा जाए तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जितने लाइन का यूज़ करते हैं एक तरीके से, ठीक है, एक एक प्रोसीजर अपनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। और लेमा कहा जाता है जो हमें एक बना बनाया कथन मिल जाता है किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और कुछ नहीं है। तो ये था हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में एक छोटी सी जानकारी, ठीक है। इसको याद रखना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। हो सकता है अभी इसका यूज़ ना हो, लेकिन पढ़ाई को कोई नहीं जानता कि कब किसका यूज़ हो जाए, कब किसका इस्तेमाल हो जाए। और आप जब पढ़ाई कर ही रहे हैं तो कभी भी अधूरा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं उसकी एक मुकम्मल जानकारी हो, ठीक है, एक कंप्लीट उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, ठीक है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, इसलिए हमें और बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन को समझने पे ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन को बनाने पे नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि हम क्वेश्चन को समझ करके फिर उसको हम ना बना पाएँ। मतलब कि अगर क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ इसकी क्या, किसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। अगर हमारा कोई आम है तो आम के बारे में कहा जा रहा है, समझ में आ रही है ना। अब आम को हम किसी और से नाम नहीं जान सकते हैं। अगर बुक में उस आम
को किसी अदर शब्द में कहा जा रहा हो जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको समझेंगे ना कि अगर उसको आम के बारे में कहा जा रहा है। अब जब आम के बारे में कहा जाएगा तो हम समझ जाएंगे। अब जैसे मान लो सपोज करो कि चाय बनाने की विधि। अब चाय बनाने की जो सिंपल सी विधि है, सरल विधि है, ठीक है, उसको अगर घुमा करके एक नए नए शब्दों में अगर उसको रच दिया जाए, भारी भारी शब्दों में, ठीक है, तो हमको समझ में नहीं आएगा कि चाय बनता कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है, बनने का प्रक्रिया क्या है। लेकिन अगर उसको आसान शब्दों में अगर कोई समझा दे मतलब चाय कैसे बनता है, ठीक है ना, पहले क्या लेना है, फिर उसको कहाँ क्या करना है, पत्ती कब डालना है, चीनी कब डालना है, कैसे डालना है, क्या डालना है, किसमें मिलाना है, वगैरह वगैरह, आसान शब्दों में अगर उसको हम कोशिश करें समझने की, या उसमें जितने भी टफ वर्ड यूज़ किए गए हैं और उसको समझ जाए कि हाँ इसका मतलब पानी होता है, इसका मतलब चीनी होता है, इसका मतलब चाय होता है, दूध होता है, तो हमें नहीं लगता है कि हमको समझने में दिक्कत होगा कि चाय कैसे बनता है। यही चीज़ होता है पढ़ाई में। इसलिए हम कहते हैं कि जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में मुकम्मल जानकारी कोशिश किया करो लेने की, हर एक पॉइंट्स, हर एक टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। इससे पढ़ाई तुमको आसान ही नहीं, पढ़ने में मज़ा आने लगेगा, ठीक है। अब पढ़ने में मज़ा नहीं आने का यही एक रीज़न है, ठीक है। तो चलते आगे पढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 135 तथा 255 का मासा यानी कि एचसीएफ ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। समझ में अगर नहीं आया है तो हम इसके सारे वर्ड्स को ध्यान से सुनते हैं कि आखिर वो कौन सा वर्ड है, कौन सा शब्द है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। निकालना, ज्ञात करना वो अलग चीज़ है। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ में आ गया, एक मैथमेटिशियन थे, उनके द्वारा बनाए गए एक एल्गोरिदम के ज़रिए हमें, उनके बनाए गए एक प्रोसेस के ज़रिए, एक प्रोसीजर के ज़रिए हमें दो संख्याओं का मासा ज्ञात करना है, दो पूर्ण धनात्मक संख्याओं का मासा ज्ञात करना है, ठीक है। ये समझ आ गया। का प्रयोग मतलब इस्तेमाल करके इतना का मासा। अब यहाँ पे एक वर्ड है मासा या फिर एचसीएफ, ठीक है। मासा को हम महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम असा समापवर्तक, ठीक है। एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब समझ में आता है, ठीक है, सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। कॉमन कहा जाता है जब किसी दो चीज़ में या किसी भी 2, 3, 4 चीज़ों में अगर कोई चीज़ समान हो, सभी में वो आ रहा हो, ठीक है, तो उसे हम कॉमन कहते हैं, उसे हम कॉमन। जैसे अगर मान लो हम कहें लिखें ए बी प्लस बी माइनस बी सी, अब बताओ कि दोनों में कॉमन क्या है, मतलब दोनों में कौन आ रहा है, कॉमन क्या है, बी, तो हम कहेंगे बी को उभयनिष्ठ या बी को कॉमन, इसे हम कॉमन कहा जाता है, ठीक है। फैक्टर का मतलब तोड़ना, गुणनखंड करना, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर, ठीक है ना। कॉमन मतलब ये दो संख्या दिखाई दे रहा है, इन दो संख्याओं में अगर इसको हम गुणनखंड करें, तोड़ दें, ठीक है, अभाज्य संख्या के रूप में, प्राइम नंबर के रूप में, तो वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जो इन दोनों संख्याओं को तोड़ सके, डिवाइड कर सके, पूरे तरीके से उसको विभाजित कर सके, ठीक है। 135 और 255 को अगर हम तोड़ दें तो दोनों में से वो कौन सा नंबर है, दोनों में, इसी को कहते हैं कॉमन, दोनों में वो कौन सा नंबर है और सबसे हाईएस्ट होना चाहिए वो। जैसे मान लो 2, 3, 4, 5, तो सबसे हाईएस्ट 5 हुआ, एग्जाम्पल ये बता रहे हैं। तो दोनों में जो हाईएस्ट नंबर रहेगा, ठीक है ना, तो वो नंबर, हाईएस्ट नंबर कॉमन, ठीक है, फैक्टर, जो इन दोनों को विभाजित कर सके, उसी नंबर को कहते हैं एचसीएफ या फिर मासा। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हम लेते हैं जैसे हम एक नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन
तो मान लो कि हम एक नंबर लेते हैं, ठीक है ना, और वो तो हमने एक नंबर लिया 8 एंड 12, ठीक है, 8 और 12। अभी क्या है कि 8 और 12 का अगर फैक्टर करते हैं, ठीक है ना, अगर इसका मासा निकालेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। जैसे 8 और मासा निकालने अगर आता होगा एलसीएम द्वारा, ठीक है, गुणनखंड द्वारा, तो निकाल लेना। जैसे 8 का पहले फैक्टर करेंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ठीक है। फिर 12 का करते हैं, 6 दूनी 12, 2 3 6, 3 कम 3। अब हम देखते हैं क्या है कि दोनों में कॉमन कौन कौन है, ये और कोई तो नहीं है, तो इन दोनों में से एक 2 निकला और इन दोनों में से एक 2, बाकी 2 सिंगल है, 3 सिंगल है, ठीक है। 2 2 या 4, ये हो गया हमारा SCF। क्या हो गया? SCF, ठीक है। SCF इसलिए क्योंकि यही एक हाईएस्ट नंबर है, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन नंबर है, फैक्टर है, जो इन दोनों को विभाजित कर सकता है, मतलब करने की क्षमता है, ठीक है। जैसे 4 दूनी 8 कट गया, 4 3 12 पूरा, यानी कि दोनों को 4 से हम विभाजित कर सकते हैं। तो इस तरह के फैक्टर को ही कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और यही हमको निकालना है इनके बनाए गए तरीके से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के तरीके से, ठीक है। अब कैसे निकाला जाता है इस चीज़ को हम ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है ना। ये थोड़ा रफ हो गया है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर, ठीक है, प्रयोग कर यूज़ करके 135 तथा 255 का मासा ज्ञात करें, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे? अच्छा, मासा निकालने का जो एक पुराना विधि है, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस किसी 5 6 7 क्लास में, वे भाग द्वारा, ठीक है ना। हम उसको पहले समझ लेते हैं। हम लोग भाग विधि में क्या करते थे, ठीक है, क्योंकि इसको बताए बिना फिर आपको शायद ये समझ में नहीं आए, इसलिए हम चाह रहे हैं कि पहले आपको पुराना विधि हम बता दें, ठीक है। पुरानी विधि क्या है कि जो सब दोनों में जो बड़ा होता है, ठीक है, उसको हम भाग विधि में बीच में रखते हैं, इसको हम भाज्य कहते हैं, और छोटे वाले से भाग करते हैं। करना क्या होता है, जैसे हम भाग करते हैं कि 135 को किससे गुना करें कि 255 आ जाए या उससे कम आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर हम 135 का डबल करते हैं तो 270 आता है, ज़्यादा हो जाएगा 255 से, तो हम एक बार में लेंगे 135, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, भाग में तो हम लोग इसको रिपीट करते जाते हैं ना, लेकिन मासा निकालने के लिए भाग में नियम बदल जाता है। वो क्या होता है कि अब जो हमारा शेषफल आया वो अब हो जाता है हमारा भाजक, और जिससे हम लोग भाग कर रहे थे पहले वो चला जाता है भाज्य के स्थान पर। ये था पुराना विधि मासा निकालने का, हो सकता है आपको याद आ गया हो, ठीक है। फिर हम लोग वही काम करते हैं कि 120 को किससे गुना करें कि 135 आ जाए। ये खुद 135 से और हम ला रहे हैं 120 से, तो एक ही बार में लेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे 5 1। फिर वही, अब हमारा क्या है, 15 शेषफल था वो अब हमारा भाजक हो चुका है, और 120 चल जाएगा भाज्य के स्थान पर। जगह थोड़ा कम पड़ गया, ध्यान से देखना। तो अब क्या है कि 15 से करेंगे, किससे करेंगे, तो 15 7 120, 15 8 120, ठीक है। पहाड़ा याद है, कभी कभी होता है, पूरा पूरा कर गया। तो होता क्या है कि हम ये प्रोसेस जो इस तरीके से जो हम लोग मासा निकालते थे, ठीक है, ये हम लोग प्रक्रिया जो कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर अपना रहे हैं, इसी को कहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है, जिनको यूक्लिड ने बताया था, ठीक है, एल्गोरिथम कहते हैं जिसे। तो ये जो हमारा है ये जो प्रोसेस हम लोग करते हैं तब तक करते रहते हैं जब तक कि शेषफल 0 के बराबर नहीं आ जाए, ठीक है, 0 के बराबर नहीं आ जाए। तो 0 आ गया, काम ख़त्म। मासा किसे कहेंगे, तो लास्ट जिससे कटता है, लास्ट जो हमारा भाजक होता है, लास्ट जो हमारा भाजक होता है वही उस पूरे का मासा कहलाता है। तो इन दोनों का मासा क्या होगा, 15, ठीक है। अब ये मासा चाहे हम जिस विधि से बनाएं, चाहे वो गुणनखंड विधि से बनाएं, चाहे वो उसको हम ये भाग विधि से बनाएं इस तरीके से, या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से बनाएं, जिससे भी बनाएंगे तो आंसर हमारा यही आना चाहिए, 50 नहीं आएगा, ठीक है।
ये भी एक तरीका है, ठीक है ना, अपने आंसर को सही साबित करने का। तो ये हमारा प्रोसेस था, ठीक है। इसमें बस ध्यान क्या देना है, जो हमारा शेषफल होता है वो हो जाता है भाजक, जो हमारा भाजक होता है वो हो जाता है भाज्य, ठीक है। तो इसमें बदल कौन रहा है, भाजक शेषफल, भाजक शेषफल, ठीक है। इन दोनों का ही काम है। आपने एक पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। वो कुछ इस तरह से था कि भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल। अभी सिर्फ बता रहे हैं कुछ और, ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में नहीं आए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान देना। वीडियो को भी स्किप नहीं करना है, वरना फिर पूरा मेहनत पानी में फिर जाएगा, ठीक है, समझ में फिर नहीं आएगा। जैसे ये हमारा एक मैथ भाग का एक नियम है, एक फार्मूला है, ठीक है ना, आंसर को साबित करने का। जो हमारा भाग में आंसर आता है, ठीक है ना, जो हमारा भागफल आता है या फिर जो शेषफल आता है, उन सभी का यूज़ करके अपने हम भाग जो बनाए हैं उसको हम सही साबित कर सकते हैं, या फिर उसको सही कह सकते हैं, मान सकते हैं। कैसे? पूरे भाग में सबसे बड़ा कौन होता है, भाज्य, और ये अकेला बराबर होता है किसके, भाजक भागफल के गुणनफल के, ठीक है, भाजक और भागफल के गुणन और शेषफल के योग के। यानी कि अगर भाजक को भागफल से गुणा कर दें, भाजक को भागफल से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और शेषफल को अगर हम ऐड कर दें, अगर पूरे की बात करते तो वो अलग, वो भाग, ये भाग के लिए, ठीक है। अगर शेषफल को ऐड कर दें इस पूरे में, इन दोनों में, तो पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन हमारा आएगा, जो गणना करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे, तो ये भाज्य के बराबर आएगा, जो हमारा ये नंबर है बीच का 255। आई बात समझ में ना। जैसे 135 गुने 1, 135 प्लस 120, 255। तो ये हमारा है, ठीक है। इसको हम विभाजन एल्गोरिदम भी कहते हैं, भाग एल्गोरिदम, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है ना। और ये कोई नया चीज़ नहीं है, पहले बताया गया है, ठीक है ना। अगर वो कोई सीबीएसई में होगा तो पढ़ा होगा, क्वेश्चन बराबर क्वाड्रेंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये पढ़ा होगा, ठीक है ना, इंग्लिश में। हिंदी में भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। होता क्या है, ये आखिर क्या कहता है, ये भाज्य जो है वो अकेला बराबर होता है भाजक इंटू भागफल के और प्लस शेषफल के। अगर ये दोनों बराबर आपस में आ जाता है, अगर ये दायां पक्ष से अगर बायां पक्ष के बराबर आ जाता है, बीच में जो बराबर है, तब हम कहते हैं कि हमारा जो भाग है, जो हमने डिवाइड दिया है दो संख्याओं का, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब इसका इसमें क्या यूज़ है, ठीक है ना। देखो, इस यूज़ ये है, ठीक है, कि इसी आधार पर उन्होंने बताया था, ठीक है ना, कि कैसे हम दो संख्याओं का मासा बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी वे में निकाल सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे, जैसे ये जो फार्मूला जो हमने अभी लिखा, ठीक है ना, भाग का जो एक नियम है उसको हमने लिखा, इसको अगर शॉर्ट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, मतलब कि ये जो इतना बड़ा जो मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को हम हर जगह पर नहीं लिख सकते, फिर नहीं लिख पाते, ठीक है ना, टाइम भी लेता है, जगह भी लेता है। तो क्या किया गया कि इन सभी का एक शॉर्ट, एक संक्षिप्त रूप लिया गया, एक संक्षिप्त वर्ड लिया गया, ठीक है ना। अब जानते हैं कि कई चीज़ का संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है ना, शॉर्ट में दिखाने के लिए, तो हम संक्षिप्त लेते हैं। जैसे भाज्य को कहा गया, उन्होंने कहा ए, ठीक है, भाजक को कहा उन्होंने बी, इंटू भागफल को कहा उन्होंने क्यू, और प्लस शेषफल का नाम दिया स्मॉल आर, विच इज़ ए बराबर बी क्यू, बी इंटू क्यू, बी क्यू प्लस आर। ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। हमको याद वही रखना है कि ए हमारा भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और शेषफल है, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, इस चीज़ को हमें याद रखना है, ठीक है ना, शॉर्ट में। अब इसी का यूज़ करके उन्होंने मासा बनाया था किसी दो संख्याओं का, ठीक है ना। और ये एक संक्षिप्त रूप भी है जिससे हम लोग अपने भाग को चेक कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं कि कैसे हम दो संख्याओं का मासा उन्होंने ज्ञात किया था। तो ये हमारा एक हो गया बेसिक, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई नया इसमें नहीं है, नया अब हम पढ़ते हैं। तो नया ये है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि दोनों में जो बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि हमेशा बड़े से ही शुरू होता है, ठीक है ना। तो 135 और 255 में बड़ा छोटा कौन है, इसे दिखाना पड़ता है, ठीक है। चूँकि
255 इज़ ग्रेटर देन, बड़ा है 135, यानी कि 155 से बड़ा है 255, 135 से बड़ा है 255, तो सिंबल ये होगा। तब हम क्या करें, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, अतः, ठीक है, इस प्रक्रिया की शुरुआत 255 से करेंगे। ओके, 255 से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे विभाजन एल्गोरिदम से या फिर भाग एल्गोरिदम से, ठीक है। जो हमारा ये था a बराबर bq प्लस r, यहाँ पे लिखना होता है भाग एल्गोरिदम से, ठीक है, भाग एल्गोरिदम से, ठीक है ना। लिखेंगे क्या है, तो a बराबर bq प्लस r, देखो यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ होगा, ठीक है ना। कैसे, a बराबर bq प्लस r हमारा है, जिसमें a कौन हुआ, जो बड़ा है 255, तो a की जगह स्थान पर हो जाएगा 255, ठीक है। अगर भाग विधि से बनाते हैं तो ये हमारा भाज्य कहलाता है, देखो यहाँ पर, ठीक है। b हो गया हमारा भाजक, b हमारा क्या था, भाजक था, यू कैन सी हियर, ठीक है। 135 इंटू q और r का काम है बस, ठीक है। q विच मीन भागफल। अब भागफल किसे कहते हैं, ये कि 135 को किससे गुना करें, 135 को किससे गुना करें कि 255 के बराबर आ जाए या उससे छोटा आ जाए, ठीक है। तो जिससे गुना करते हैं ना वही हमारा भागफल होता है। तो बताओ कि 135 किससे गुना किए थे हम, 1 से किए थे, तो यहाँ लिखाएगा 1। अब प्लस शेषफल कितना बचा था, 135 लिखे थे ना 1 बार में, तो माइनस करने पे क्या आया था शेषफल 120, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 120, ठीक है। इसके बाद क्या था यहाँ पर, बस यहीं पे यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। 120 जो हमारा शेषफल था, जो हमारा r शेषफल था, ठीक है, वो क्या हो गया अब इसके हिसाब से, इसके हिसाब से क्या हो गया, अब ये भाजक हो गया। भाजक मतलब ये b, यानी कि जो शेषफल है वो r जो है वो कहाँ आ जाएगा, b की जगह पे आ जाएगा। जो हमारा r है ये आ जाएगा b के जगह पे, इस तरह से ये आ जाएगा यहाँ 120, और जो हमारा 135 जो हमारा भाजक था, ठीक है, जो हमारा भाजक था वो क्या हो गया, भाज्य हो गया। क्या हो गया, भाज्य, यानी कि a हो गया। जो हमारा भाजक था पहले वो हो गया भाज्य, यानी कि भाजक आ गया भाज्य के जगह पर, यानी कि b आ गया a के स्थान पर, तो b आ गया a के स्थान पर 135। इस चीज़ को याद रखना है, और ये जो हमने एरो दिया है ये समझने के लिए दिया है, क्योंकि हमें हर जगह पर ये थोड़ी बनाना है, ये नहीं बनाना है, ठीक है। हमको डायरेक्ट ये बनाना है, सिंपल। ये हम बना रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है, कि जो हमारा पहले शेषफल था वो हो जाता है भाजक, और जो हमारा भाजक होता है वो हो जाता है भाज्य, ठीक है। ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ सिर्फ देखना है कि जो यहाँ पर रहेगा b वो आ जाएगा a के स्थान पर, और r आ जाएगा b के स्थान पर, बाकी जो q है उसका कोई काम नहीं है अभी, ठीक है, ख़त्म। अब फिर से वही काम कि 120 जो हमारा भाजक है, भाज्य 135 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 120 को किससे गुना करें कि 135 के बराबर है। तो 120 135 में ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, इसलिए 1 बार में लेंगे 120 आएगा, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया था, ये किया कि 120 को किससे गुना करें कि 135 के बराबर आ जाए, उससे कम आ जाए। तो हमने 120 को 1 से गुना किया 135 लाने के लिए, 120 आया था, ठीक है। माइनस करने पे क्या हुआ, 15 आया, ये कर लिया मैंने कंप्लीट, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, 15 हमारा हो गया शेषफल। जो हमारा शेषफल था वो अब हो गया भाजक। शेषफल क्या हो गया हमारा, शेषफल कितना आया था यहाँ पर, r कितना आएगा 15, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ इसलिए नहीं लिख रहे हैं, आपको करना क्या है कि 120 एकम 120 जो हमारा आया, साइड में कहीं पर 135 से 120 को माइनस कर देना है, जो हमारा आएगा उसको यहाँ लिख देना है, विच इज़ 15। ऐसा नहीं कि हम इसको बनाएंगे इसी हिसाब से लिखेंगे, नहीं। अभी हम इसके अलावा एक क्वेश्चन और बताएंगे, ठीक है ना, उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे हम इसको आसानी से बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, हो गया। इसके बाद फिर से वही काम, 120 आ जाएगा यहाँ भाज्य के स्थान पर, और शेषफल आ जाएगा भाज्य के स्थान पर, ठीक है। फिर से वही काम, क्यों लाना है हमको, तो 15 8 120, 8 बार में, तो पूरा का पूरा कट गया, तो शेषफल क्या बचा, 0। अब 0 पे जब समाप्त हो गया हमारा शेषफल,
तो अब इसका प्रक्रिया को हम यहीं पर रोक देंगे। तो क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल 0 के समान है, मतलब बराबर है, इसलिए अभिष्ट मासा बराबर कौन, ये जिससे लास्ट कटा है 15 भाजक आंसर। अब ये तो यहाँ पर जो हमने बताया एग्जाम्पल, ठीक है ना, और इसके हेल्प से हमने ये पूरा बताया, तो हो सकता है कि तुमको उलझन हो गया होगा, उलझ गया होगा इसमें। तो हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। अब उसको देखो कैसे बनाते हैं, बिना इसको किए, बिना भाग किए, ठीक है। बस हमको याद क्या रखना है, ये इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। देखो हम एक और नंबर ले लेते हैं, और वो नंबर हम लेते हैं कोई, एक नंबर ले लेते हैं 135 और 225, ठीक है, ये लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या है, दोनों में बड़ा कौन है, चूंकि 225 इज़ ग्रेटर देन, बड़ा है इससे 135 से, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस अतः इस प्रक्रिया की शुरुआत ठीक है 225 से करेंगे। कैसे करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, भाग एल्गोरिदम से यहाँ पर लिखना है। ये सब कुछ बेसिक स्टार्टर होता है, ठीक है ना, भाग एल्गोरिदम से, जो क्वेश्चन को बनाने से पहले लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना। और ऐसे राइटिंग में नहीं, राइटिंग थोड़ा खूबसूरत होना चाहिए, राइटिंग पे ध्यान दीजिए। लाख आप पढ़ाई कर लें, अगर राइटिंग ख़राब है तो फिर मार्क्स नहीं मिल पाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो भाग एल्गोरिदम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आपको भाग थोड़ी देना है, भाग नहीं देना है। अब क्या हो जाएगा कि ए के स्थान पर हो जाएगा 225 और बी के स्थान पर हो जाएगा 135। हम करते क्या है कि 135 को किससे गुना करें कि 225 आ जाए, ठीक है। 135 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 270, 225 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ही बार में लेंगे, और एक बार में लेंगे यानी कि 1 से गुना करेंगे तो वो हमारा हो गया भागफल यानी कि क्यू, प्लस शेषफल लिखना है। शेषफल क्या होता है कि 135 को जिससे गुना करते हैं जो आता है उससे माइनस करते हैं, घटाते हैं भाग में, ठीक है। तो 225 क्योंकि 135 1 से गुना किया है तो 135 ही आएगा, ठीक है। अब 135 एक हम 135 को 225 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90। अब क्या होगा, फिर से 135। अब यहाँ पे एरो नहीं दिखाना बार बार, ठीक है ना, समझना है। एरो सिर्फ यहाँ हमने समझाने के लिए बताया था, ठीक है। समझ में आ गया कि ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाता है और ये वाला हिस्सा जो शेषफल वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो 135 आ जाएगा यहाँ और 90 आ जाएगा यहाँ। फिर से वही काम कि 90 को किससे गुना करें कि 135 आ जाएगा। तो 90 दूनी 180 और यहाँ पर 135, तो एक ही बार मिलेंगे क्योंकि ज़्यादा आ रहा है। अब 90 में 135 में 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो 135 में 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 45 45। फिर से 90 यहाँ आ जाएगा और 45 आ जाएगा यहाँ। अब 45 दूनी 90 होता है तो 2 बार में पूरा का पूरा कैंसिल, कट गया, ठीक है। शेषफल आ गया 0। तो जब शेषफल 0 आ गया तो यानी कि हमारा आंसर, यानी कि हमारा जो प्रक्रिया था, जो प्रोसेस था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, वो समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो अब क्या लिखेंगे, चूँकि शेषफल 0 के बराबर है अतः, ठीक है, 225 तथा 135 का अभिष्ट मासा मतलब प्राप्त मासा, ठीक है ना, क्या है, लास्ट किससे कटा है, 45 से, तो 45 आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा, ठीक है, आज का इस वीडियो में हमने बताया, ठीक है ना। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसी को
इतना ही हमको उस क्वेश्चन के लिए बनाना है। इसी में जितने मार्क्स का रहे 2-3 मार्क्स का रहता है, ज़्यादा बड़ा मार्क्स का नहीं रहता है, 2-3 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो बन जाएगा तो क्या गलती है, ठीक है। लोग 1 मार्क्स से फिर पीछे चल जाते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हमने बताया है 135 और 225, कई लोगों को लग रहा होगा कि इतना छोटा नंबर बता के बड़का तीर मार रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन में बुक में क्वेश्चन होगा उन सभी को बनाइएगा, ठीक है ना। जैसे बनाया जाता मतलब जैसे होता है, ठीक है ना। नहीं अगर इससे बन रहा है तो आप भाग विधि जो हमारा होता है उससे बना करके फिर इसको इसमें पुट कर देना, ठीक है। हम ये भी कहते हैं कि अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर नंबर बड़ा है, ठीक है, तो आप पहले क्या करो कि उसको भाग विधि से कहीं पे बना लो, ठीक है, और तब उसको फिर यहाँ पर पुट कर दो, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन उससे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, समय की खपत होगी, तो कोशिश करना है कि हमको इसी तरीके से इसको सीखना है। नंबर चाहे जितना भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्या होगा, मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा, ठीक है, गुना ज़्यादा करना पड़ेगा हमको, मल्टीप्लिकेशन, तो वो कैलकुलेशन करने से आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ाई करने से ही पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आता है, कैलकुलेशन में, मैथ वगैरह में ख़ास कर, ठीक है ना। गुना भाग थोड़ा जल्दी से होने लगता है निरंतर पढ़ाई करने से। तो ये था आज का क्लास। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस चैप्टर को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फिर किसी भी रिलेटिव्स जो भी इसके मददगार हो सकते हैं इस लॉकडाउन में, जो भी घर पे बैठे हुए हैं, जो भी ज़रूरतमंद है, मतलब जो भी क्लास नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको भी इस संकट में, इस सिचुएशन में उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके पढ़ाई को लेकर के, ठीक है। तो वहाँ भी शेयर कर देना व्हाट्सएप वगैरह पे, या फिर जो भी जिस तरीके से हो, ठीक है, इन्फॉर्म कर देना। तो क्या होगा कि अभी आगे भी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का, ठीक है ना, टॉपिक वाइज अगर पॉसिबल होगा तो टॉपिक वाइज बनाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहता है टॉपिक वाइज सीखने से, ठीक है ना, कि कौन सा टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को उसमें, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक वाइज, हर चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन को बनाएं, ठीक है ना, समझाने की कोशिश करेंगे और उसको आसान तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, वरना वीडियो बनाने में कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। 1000 तरह का वीडियो यूट्यूब पे भरा पड़ा है, ठीक है। ओके।